So this would be the lecture 10 of this series IR. तो इस लेक्चर में we would be covering everything about war, causes क्या हैं, टाइप्स क्या होती हैं, मेथड्स क्या होते हैं. सो एट द एंड हमें ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी. वॉर को अगर देखा जाए, जिसे हम जंग भी कहते हैं, इट इज़ एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ वेपन्स. पर उन वेपन्स को इस्तेमाल करने के लिए जो हिकमत अमली या प्लानिंग होती है उसे टैक्टिक्स कहते हैं. इन दोनों की कॉम्बिनेशन को जब मिला दें, देन वॉर इज फॉर्म, राइट. सो हम क्या कहेंगे, वॉर इज कॉम्बिनेशन ऑफ वेपन्स. जो वेपन्स यूज़ करेंगे वो एंड टैक्टिक्स, ये दोनों मिलके एक वॉर बनाती हैं. पहले के ज़माने में वॉर को सिर्फ मिलिट्री एग्रेशन का एक्ट कहा जाता था कि व्हेन वन स्टेट यूज दिस एक्ट ऑफ मिलिट्री एग्रेशन अगेंस्ट एन अदर स्टेट. लेकिन अब जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसमें वॉर की या वॉर की जो डेफिनेशन है उसे मिलिट्री से निकाल के बाकी सेक्टर्स को भी इन कर दिया है. नाउ दैट इज़ नॉट जस्ट एन एक्ट ऑफ मिलिट्री एग्रेशन बट ऑल्सो द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, साइबर. तो एग्रेशन इन ऑल दीज डोमेन्स, नॉट जस्ट स्टेट बट ऑल्सो नॉन स्टेट एक्टर्स, और फिर अगेंस्ट अदर एंटिटीज लाइक अब सिर्फ स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स, दूसरी साइड पे भी स्टेट प्लस नॉन स्टेट एक्टर्स. सो एक्ट ऑफ नॉट जस्ट मिलिट्री एग्रेशन अगेंस्ट वन एंड अदर बट ऑल्सो द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, cultural, cyber as well, right? So this is a modern concept, what it says, what actually war is. फिर हम देखें कि टाइप्स ऑफ वॉर क्या हैं. तो वी सी के टाइप्स ऑफ वॉर ऑफ फोर. एक होती है जनरल या टोटल वॉर, जिसमें फिर आप कोई कानून, कोई लॉ फॉलो नहीं करते. आप कहते हैं कि कंप्लीट एलिमिनेशन, कंप्लीट सब्जुकेशन, पूरा तबाह कर दिया जाए दुश्मन को. इफ दिस इज बेलिजरेंट ए एंड बेलिजरेंट बी, बेलिजरेंट मीन्स जो एग्रेसिव पार्टी या जो लड़ने वाले हैं उन्हें बेलिजरेंट कहा जाता है. सो इफ दिस इज ए एंड दिस इज पार्टी बी, तो वो जब भी लड़ाई करेंगे तो वो कहेंगे टोटल खात्मा कर दें. ए कहेगा बी को खत्म कर दें, बी कहेगा ए को खत्म कर दें. आप अपने पूरे रिसोर्सेज यूज करते हैं, हर चीज यूटिलाइज करते हैं. आप कहते हैं कि इधर विन और लूज, या मैं जीतूंगा या पर हारूंगा, राइट. तो दिस इज नॉन एज टोटल वॉर. फिर आ जाती है लिमिटेड वॉर. लिमिटेड वॉर में ये होता है कि आप कुछ सर्टन टाइप्स ऑफ वेपन्स यूज करते हैं, वो वेपन्स जो लीगल होते हैं. क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप इंटरनेशनल लॉ को ऑब्जर्व भी कर रहे होते हैं और फॉलो भी कर रहे होते हैं, राइट. इंटरनेशनल लॉ में पढ़ेंगे कि उनकी टर्म्स क्या हैं. सो ऐसी सिचुएशन लिमिटेड वॉर की तब आती है जब आपकी पॉलिटिक्स फेल हो जाए. तो फिर आप कहते हैं कि आप बाय फोर्स या बाय मिलिट्री उस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, लाइक व्हेन डिप्लोमेसी फेल. तब जाके आप वॉर करते हैं, परसू करते हैं या वॉर की तरफ बढ़ते हैं. देन कम्स टू द सिविल वॉर. सिविल वॉर का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सिविल वॉर ये होती है कि किसी एक स्टेट के अंदर होती है कि इधर द गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट है वो अंदर किसी पार्टी के साथ लड़ रही है, और द इफ गवर्नमेंट इज फाइटिंग अगेंस्ट सम पार्टी और सम बेलिजरेंट विद इन द स्टेट, वो स्टेट बाउंड्रीज के अंदर होती है. सो दिस इज नॉन एट सिविल वॉर. या ये भी होता है कि टू पार्टीज और मोर देन टू पार्टीज आर रनिंग, वो कह रहे हैं कि हमें इस मुल्क के अंदर पावर चाहिए. सो पावर स्ट्रगल या पावर गेन करने के लिए पार्टीज लड़ रही होती हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट सीरियन सिविल वॉर, तो हम क्या कहेंगे कि सीरिया के अंदर HTS जो पार्टी थी वो पावर गेन करना चाहती थी, इस वजह से सीरिया के अंदर सिविल वॉर हो रही थी. यमन की बात करें तो वह यमन सिविल वॉर, क्योंकि यमन के अंदर जो होतीज हैं, दो दो दे वांट टू गेन द पावर, राइट. सो ऐसे सिचुएशन में हम कहते हैं कि इट इज़ अ सिविल वॉर जो कि स्टेट की बाउंड्री के अंदर होती हैं. दैट इज स्टेट वर्सेस सम इंसर्जेंट ग्रुप, और सारा पर्पज ये होता है कि पावर गेन करना होता है. देन बात आ जाती है प्रॉक्सी वॉर. प्रॉक्सी वॉर इस तरह से होती है कि एक स्टेट होती है जिसे हम होस्ट स्टेट कहते हैं. फिर यहाँ पे कुछ दो मुल्क होते हैं या दो से ज़्यादा मुल्क होते हैं जो किसी होस्ट स्टेट के अंदर किसी पार्टी को या किसी बेलिजरेंट को सपोर्ट कर रहे होते हैं. ऐसी वॉर को प्रॉक्सी वॉर कहा जाता है. लेट्स सपोज अगर हम बात करें कि देयर इज़ अ होस्ट स्टेट, वी कॉल इट कि अफगानिस्तान इज़ अ होस्ट स्टेट, राइट. अब एक जगह US और एक जगह USSR और रशिया, वो अपनी प्रॉक्सी कहाँ कर रहे हैं? अफगानिस्तान के अंदर कर रहे हैं. सो अफगानिस्तान कहलाएगी होस्ट स्टेट, और ये US जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहा होगा, लाइक इफ US इज सपोर्टिंग मुजाहिदीन, तो मुजाहिदीन किसकी प्रॉक्सी कहलाएंगे? कि वो US की प्रॉक्सी कहलाएंगी. और इफ USSR इज सपोर्टिंग नॉर्दर्न अलायंस, तो USSR की प्रॉक्सी कहलाएगी नॉर्दर्न अलायंस वाले. और इस वॉर को कहेंगे प्रॉक्सी वॉर, राइट. कि जब आपके पास एक होस्ट स्टेट हो और मेजर पावर्स वहां पे अपनी प्रॉक्सीज लड़ा रहे हैं. अब जी, विलियम लैंड साहब हैं जो वॉर के स्कॉलर्स हैं अच्छे.
वो कहते हैं कि एक सक्सेसफुल प्रॉक्सी के लिए लाजमी है कि दिस इज द होस्ट स्टेट एंड दिस इज ग्रेट पावर ए एंड दिस इज ग्रेट पावर बी। तो लाजमी है, जिसे सक्सेसफुल वॉर कैंपेन करनी है तो सप्लाई ऑफ वेपन भी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, सप्लाई ऑफ फाइनेंस भी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। जो प्रॉक्सी में लोग लड़ रहे हैं, जो आपकी प्रॉक्सी है, उसे कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, इंटेलिजेंस भी होनी चाहिए। और दूसरी बात ये होती है कि यहाँ की जो मेजोरिटी हो वो आपके फेवर में हो, तभी आप जीत सकते हैं। अगर आपके लोकल्स आपके फेवर में नहीं है तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लूज वन वे और अनदर। तो ये फोर कंडीशंस होती हैं, क्राइटेरिया होते हैं फॉर अ सक्सेसफुल प्रॉक्सी वॉर। अब आ जाते हैं कि जब हमने बात की इस लिमिटेड वॉर की, रीसेट के इंटरनेशनल लॉ ऑब्जर्व होगा, तो इंटरनेशनल लॉ एक्चुअली है क्या। इंटरनेशनल लॉ का ये ख्याल करना होता है कि जब कोई भी लिमिटेड वॉर लगती है, सो वी से कि प्रोपोर्शनलिटी का प्रिंसिपल फॉलो किया जाए। दिस दिस इज बेलिजरेंट ए एंड दिस इज बेलिजरेंट बी। सो वी विल से कि जो रिस्पॉन्स, जो ए अटैक कर रहा है तो बी का रिस्पॉन्स भी प्रोपोर्शनल हो, राइट। वेपन्स भी प्रोपोर्शनल हो, मैन पावर भी प्रोपोर्शनल हो, राइट। फिर आती है प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन, जिसमें आते हैं काउंटर वैल्यू और काउंटर फोर्स। काउंटर वैल्यू, काउंटर वैल्यू टारगेट उन्हें कहा जाता है कि जो आपकी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर या सिविलियन इमारतें होती हैं उन सबको काउंटर वैल्यू कहा जाता है। काउंटर फोर्स कहा जाता है मिलिट्री इंस्टॉलेशन, मिलिट्री टारगेट्स को, राइट। सो प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन भी रखते हैं कि आपने मिलिट्री टारगेट को एंगेज करना है, सिविलियंस को एंगेज नहीं करना, इनको सेफ रखना है। सो आप इस प्रिंसिपल का भी ख्याल करते हैं। आईएचएल सेज कि आपने काउंटर फोर्स टारगेट को तो एंगेज करना है, काउंटर वैल्यू टारगेट का ख्याल करना है। देन कम्स द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी के जंग के दौरान आप अब सिविलियंस का ख्याल करते हैं, फूड सप्लाई अलाउ करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में जो आपके जो मेडिकल हेल्थ वाले होते हैं इनका ख्याल करते हैं। अगर कोई डिजीज़ वगैरह है तो उन्हें आप एक ये ईज देते हैं कि जो आपकी जो नीचे ग्राउंड में मेडिकल स्टाफ वगैरह होता है तो उन्हें वो प्रोविजन दिया जाए या वो सहूलत उन्हें फराम की जाए। तो ह्यूमैनिटी का एलिमेंट जो है या प्रिंसिपल है उनको भी फॉलो किया जाता है। देन फोर्थ कम प्रिंसिपल ऑफ मिलिट्री नेसेसिटी, कि जो आप वेपनरी यूज कर रहे हैं, द टाइप ऑफ वेपनरी, दोज आर कन्वेंशनल वेपन यूज, तो आपने भी कन्वेंशनल वेपन यूज करना है, ऐसे आगे नहीं जाना। ऐसा ना हो कि आप, उन्होंने कन्वेंशनल वेपन यूज किए हैं, यू आर गोइंग फॉर बायोलॉजिकल वेपन या रेडियोलॉजिकल वेपन या केमिकल वेपन या न्यूक्लियर वेपन, राइट। इफ द वॉर इज गोइंग इन कन्वेंशनल वेपन तो आपने भी कन्वेंशनल वेपन ही यूज करने हैं, आपने आगे नहीं बढ़ना। सो ये चार प्रिंसिपल हैं जिनका ख्याल किया जाता है, जिसे हम आईएचएल भी कहते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट एन एग्जांपल तो हम कहेंगे जी इसराइल क्या कर रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी को वायलेट कर रहा है, प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन को वायलेट कर रहा है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को वायलेट कर रहा है। मिलिट्री नेसेसिटी की बात की जाए कि तो वेपनरी, इवन जो हमास वाले हैं उनके पास उस टाइप की वेपनरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे बाकी आप तीन प्रिंसिपल देख रहे हैं तो वो तो क्लियर वायलेट हो रहे हैं। तभी इसराइल के जो नेतन्याहू हुए उसे साउथ अफ्रीका ने चैलेंज किया था इंटरनेशनल कोर्ट्स में कि जो आईएचएल के प्रिंसिपल्स हैं उन्हें वो वायलेट कर रहा है। सो इसी तरीके से हम इन चार प्रिंसिपल को देखते हैं, अगर कहीं वायलेट होता है तो वी कैन से कि आईएचएल, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो है वायलेट हो रहा है। फिर हम कहते हैं, हमने बात की कि वॉर इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ वेपन एंड टैक्टिक्स। तो हम क्या करते हैं कि वॉर को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेपन्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ टैक्टिक्स। हम कहते हैं कि जी वेपन की बेस पे अगर क्लासिफिकेशन करेंगे किसी वॉर की से कि हम सिंपली कन्वेंशनल वेपन यूज़ करते हैं। कन्वेंशनल वेपन यही आपकी गन्स, आर्टिलरी, मॉर्टर्स वगैरह जो आपके आ जाते हैं। फिर कुछ आ जाते हैं स्मार्ट वेपन्स। जो स्मार्ट वेपन्स ये होते हैं कि जिनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होते हैं, प्रिसीशन गाइडेड होते हैं। तो एक आपकी कन्वेंशनल वेपन की बेसिस पे वॉर लगती है, एक आपकी स्मार्ट वेपन्स के ऊपर वॉर लगती है, एंड थर्ड आर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। मास डिस्ट्रक्शन के वेपन आपके होते हैं केमिकल वेपन, रेडियोलॉजिकल वेपन, न्यूक्लियर वेपन या बायोलॉजिकल वेपन, जिसे हम CBRN भी कहते हैं, कि केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल या न्यूक्लियर वेपन्स, राइट। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ वॉर ऑन द बेसिस ऑफ वेपन्स। फिर हम बात करते हैं जी टैक्टिक्स की बेस पे वॉर को कैसे कैसे क्लासिफाई किया जाता है। तो इसमें ये होता है कि आपकी इधर कन्वेंशनल वॉर होती है जिसे सिमेट्रिक भी कहते हैं, द अदर इज अनकन्वेंशनल वॉर। अब सिमेट्री या अनकन्वेंशन, सिमेट्री या कन्वेंशनल वॉर को इस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है कि एक लड़ने वाले
ये पार्टी है और एक लड़ने वाली ये पार्टी है, राइट? ये दिस इज पार्टी ए एंड दिस इज पार्टी बी। तो अगर हम न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ की बात करेंगे, इफ ए पार्टी ए इज इक्वल टू पार्टी बी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, तो हम कहेंगे कि भाई ये सिमेट्री है, वॉर सिमेट्री है, बराबर की वॉर है, कन्वेंशनल वॉर है, कन्वेंशनल वेपन यूज कर रहे हैं और इक्वल इन स्ट्रेंथ है। बट वी से कि पार्टी ए इज बिग बट पार्टी बी इज स्मॉल, तो हम कहेंगे दिस इज नाउ सम असिमेट्रिक वॉर और अनकन्वेंशनल वॉर। या इन सिंपल कहेंगे, जो आम जंग होती है उसे हम कन्वेंशनल वॉर कहते हैं, आम जंग से हट के कोई किस्म की जंग होती है उसे हम अनकन्वेंशनल वॉरफेयर कहते हैं। फिर आ जाते हैं जी कन्वेंशनल वॉर की टैक्टिक्स। जो कन्वेंशनल वॉर होती है, जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के बेस पे लड़ी जाती है, उसमें टैक्टिक्स क्या यूज होती है कि आप क्या करते हैं, दिस इज पार्टी ए, दिस इज पार्टी बी, लेट सपोज दिस इज पाक एंड दिस इज इंडिया, राइट? सो वी से कि अब पार्टी ए ने क्या करना है, अपने एक दूसरे को आइडेंटिफाई करना होगा, कि एनिमी को आइडेंटिफाई करते हैं, उनसे जंग लड़ते हैं और न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के ग्राउंड पे एक दूसरे को पिन डाउन करना होता है, हराना होता है, राइट? लेकिन एक एग्जांपल ये भी आ जाती है, इफ पार्टी ए इज स्मॉल, पार्टी बी इज बिग इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, तो पार्टी ए क्या करेगी, कभी भी इसके साथ कन्वेंशनल वॉर में एंगेज खुद को नहीं करेगी, बिकॉज अगर देखा जाए तो क्लियर विक्ट्री जो है वो बी को जाएगी, बिकॉज वो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ में बड़ा है। तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि वो न्यूमेरिकल कन्वेंशनल वॉर उसके साथ लड़े, क्योंकि वो असिमेट्री आ जाती है ना, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ छोटी या बड़ी हो जाती है। देन हम आ जाते हैं जी प्रिंसिपल ऑफ असिमेट्रिक वॉरफेयर में। असिमेट्रिक वॉरफेयर में फिर आपकी इंसर्जेंसी आ जाती है, गुरिल्ला टैक्टिक्स और टेररिज्म भी आ जाती है। अच्छा, पहले तो हम प्रिंसिपल्स ऑफ असिमेट्रिक वॉरफेयर ये पढ़ेंगे कि इफ स्टेट ए इज स्मॉल एज कंपेयर टू स्टेट बी, तो मैंने बताया कि असिमेट्री आ गई है न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ में, साइज में। तो फिर ए कभी भी बी से न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ में नहीं लड़ेगा। वो एनिमी को कहेगा कि आप मुझे आइडेंटिफाई भी ना कर सको, अगर आइडेंटिफाई कर दिया तो वो बी ए को क्रश कर देगा, ए खुद भी लड़ने नहीं आएगा। ए क्या करेगा, सिंपली या इंसर्जेंसीज को प्रमोट करेगा, या गुरीला वॉरफेयर को प्रमोट करेगा, या टेररिज्म को प्रमोट करेगा। लास्ट ऑप्शन ये होगा कि वो CBRN वेपन्स यूज कर देगा, कि भाई आई कैन नॉट मैच यू इन कन्वेंशनल सिमेट्री में, आपके ऊपर न्यूक्लियर वेपन यूज कर लेता हूँ, राइट? बट ये जो आपकी इंसर्जेंसी होती है, जैसे प्रमोट करेगी स्टेट, सो वो ये करेगा, हिट करेगा, भाग जाएगा और छुप जाएगा, जिसे इंसर्जेंसी कहा जाता है। गुरीला में ये होता है, आपको हिट करेगा, आपको इंगेज करेगा, इंगेज करने के बाद कोशिश करेगा, अगर जगह मिल गई तो सेटल हो जाएगा। टेररिज्म में ये होता है कि दहशत फैलानी होती है और पेनिट्रेशन करनी होती है, यू इंड्यूस टेरर इन द मासेस एंड मेक पेनिट्रेशन इनसाइड, राइट? फिर आ जाती हैं जी जनरेशन ऑफ वॉरफेयर, कि किस तरीके से वॉरफेयर मूव होती होती अब लेटेस्ट जनरेशन में आ गई है। पहले ज़माने की जो जंगें थी, जिसे हम फर्स्ट जनरेशन वॉरफेयर कहते हैं, जिसमें लोग आपस में लड़ते थे, तो दे यूज टू अरेंज देमसेल्व इन लाइन एंड कॉलम टैक्टिक्स, के वो एक इस तरीके से या किसी भी तरीके से अपने आप को अरेंज कर लेते थे एरो शेप में, कि कमांडर इज आगे, एक कमांडर आगे, नाइब कमांडर्स पीछे। तो इस तरीके से जो लाइन लाइन एंड कॉलम टैक्टिक्स होती थी, ये फर्स्ट जनरेशन तक लिमिटेड थी। फिर इन लोगों ने क्या किया कि इस चीज़ को एनहांस करने के लिए एक एलिमेंट ऑफ स्पीड एंड सरप्राइज लेके आया, कि अब प्रॉपर डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज होती थी, उस डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज की बेस पे वो एलिमेंट ऑफ स्पीड को यूज करके, सरप्राइज को यूज करके एनिमी को एंगेज करते थे। लेट्स सपोज इफ पार्टी ए इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड, तो वो क्या करते थे, किसी तरीके से अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इस तरीके से रखते थे कि चारों तरफ से एनिमी को सराउंड कर दिया। और स्पीड का एलिमेंट होता था, कि दे यूज स्पीड एंड सरप्राइज टू टू विन द वॉर, राइट? तो मोस्टली दे वर लिमिटेड टू मैन पावर, के जो मैन पावर ग्राउंड में होता था। फिर थर्ड जनरेशन में ये होता है, जो कि जर्मन्स ने लॉन्च की, दैट्स द ब्लिट्जक्रीग टैक्टिक्स, लाइटनिंग वॉरफेयर की। वो कहते थे कि हम उस टाइम पे न्यू न्यू प्लेन्स आए थे, टैंक्स थे, तो व्हाट दे डिड कि ऊपर से बाय एयर, नीचे से टैंक की पेनिट्रेशन करते थे, जैसे एनिमी को ऊपर से और नीचे से हुक करते थे, और फिर इनका जो मैन पावर होती थी, इन्फेंट्री होती थी, दैट यूज टू मूव अहेड।
सो दिस वाज द ब्लिट्जक्रीग टैक्टिक, जिसमें वो जैसे लाइटनिंग वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट कहते हैं कि ऊपर से एयरफोर्स आ रही है और नीचे से अटलरी आ रही है, एंड देन बैक में वो इन्फेंट्री आगे बढ़ती जाती थी। देन वी कम टू द फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर। अब फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर ने क्या किया कि वॉर एंड पॉलिटिक्स के बीच में एक ब्लर लाइन कर दी है कि जो जंगें इन लाइटनिंग वॉरफेयर से आगे आ गई, दे यूज टू कॉल फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर। कि जहाँ आपकी पॉलिटिक्स फेल हो जाए वहाँ आप वॉर सपोर्ट करते हैं, और वॉर उसी जगह पर जहाँ आप अपने पॉलिटिकल मीन्स अचीव नहीं कर सकते बाय मीन ऑफ डिप्लोमेसी, देन यू फाइट अ वॉर, राइट। तो दिस बिकम्स द फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर। फिर हम बात करते हैं जी फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की। इस फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में आप नॉन काइनेटिक इन नेचर होती है। नॉन काइनेटिक इन नेचर मीन्स आप खुद जाके लड़ते नहीं हैं, आप अपने मैन पावर को या अपने एयर पावर को या नेवल पावर को या सी पावर को यूटिलाइज नहीं करते। व्हाट यू डू इज आप इंफॉर्मेशन, सोशो कल्चरल फैब्रिक को डिस्टर्ब करते हैं, या फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेंगुलेशन ऑफ एनिमी करते हैं, जो कि टोटली नॉन काइनेटिक इन नेचर होती है। मतलब कोई जाके ग्राउंड में नहीं लड़ रहा होता, लेकिन इसके इम्पैक्ट ये होते हैं, अगर इकोनॉमिक वॉरफेयर होगी तो लोग भूखे मर जाएंगी, सोशो कल्चरल फैब्रिक में डिस्ट्रप्शन आएगी तो आपकी सोसाइटी सारी खराब हो जाएगी। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भी ऑब्वियस आपका नुकसान होता है, डेटा ब्रीचेस, साइबर वॉरफेयर वगैरह। तो दिस कम्स इन द फिफ्थ जनरेशन, जो कि लेटेस्ट जनरेशन। फिर आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर। हाइब्रिड वॉरफेयर सिंपल सेज कि आपने कोई भी दो जनरेशन को आपस में मिला लिया तो इट बिकम्स हाइब्रिड वॉरफेयर। वेदर यू मेक फिफ्थ विथ फोर्थ, फिफ्थ विथ थर्ड, या फोर्थ विथ थर्ड, तो आप किन भी दो जनरेशन या एक से ज़्यादा किन भी जनरेशन को आपस में मिला लें जो मल्टीपल फ्रंट पे हो, दिस वुड बी कॉल्ड हाइब्रिड वॉरफेयर। कि साइमल्टेनियसली आप एक से ज़्यादा जनरेशन, मल्टीपल जनरेशन को यूटिलाइज कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं। तो एक ये चार्ट टाइप बना दिया जिसमें हम कहते हैं कि जी वी से के वॉरफेयर इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ वेपन एंड टैक्टिक्स। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है, आपके कन्वेंशनल वेपन यूज होते हैं और आपकी टैक्टिक्स भी कन्वेंशनल ही होती है। सिंपल जंग जो हमने बताया, लाइन एंड कॉलम टैक्टिक्स वाली, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ की बेस पे आप लड़ते हैं। फिर सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन में ये होता है कि आपके वेपन्स कुछ स्मार्ट एंड एडवांस्ड हो जाते हैं, प्रिसीशन प्रिसीशन बेस्ड हो जाते हैं, एक्यूरेट्स हो जाते हैं, रडार्स का यूज़ हो जाता है। तो सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन में आपके वेपन स्मार्ट हो जाते हैं, लेकिन आपकी जो कन्वेंशनल टैक्टिक्स होती है, सिमेट्रिकल टैक्टिक्स होती है, जैसे कि वी से के इन वर्ल्ड वॉर्स के स्मार्ट वेपन्स भी इंडक्ट करना शुरू कर दिए लोगों ने, स्मार्ट टैंक्स आ गए, स्मार्ट आपकी एयर पावर आ गया। बट नाउ कम्स द फोर्थ एंड थर्ड जनरेशन ऑफ वॉरफेयर। उसमें फिर वेपन आपका मैटर नहीं करता, वेदर दैट इज अ स्मार्ट वेपन और द कन्वेंशनल वेपन, क्योंकि इसमें फिर आपकी नॉन काइनेटिक फोर्स भी आ जाती है कि वेदर यूज द साइबर टेक्नोलॉजी और नॉट, आप एआई का यूज करते हैं, राइट, आप इकोनॉमिक स्ट्रेंगुलेशन करते हैं, या आप जदीद तरीन वेपन्स यूज करते हैं। सो वेपन्स डज नॉट मैटर यहाँ पे पर आपकी टैक्टिक्स होती है दैट इज टोटली अनकन्वेंशनल या asymmetric, वेदर यू आर सपोर्टिंग ए प्रॉक्सी या गुरिल्ला वॉरफेयर या इंसर्जेंसी को आप सपोर्ट कर रहे हैं। अब आ जाता है सबसे बड़ी चीज कि जंग लगती क्यों है। तो कॉजेज ऑफ वॉर हम देखेंगे एक बार। तो विषय के इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाए तो अगर आपका लीडर गुस्से वाला है तो विषय के इस वजह से भी लग सकती है, या मासेस के अंदर गुस्सा भरा हुआ है, तब भी दिस कुड बी एन कॉज ऑफ वॉर। या फिर आपकी सोसाइटी के अंदर एक कॉग्निटिव बायस है, मेंटली वो किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर हैं कि नहीं जी जंग ही मसले का हल है। अगर सोसाइटी या स्टेट लेवल की बात करें तो अक्सर आपकी जो गवर्नमेंट्स होती हैं, स्टेट्स, वो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का इशू होता है। सो माइनॉरिटी रिवॉल्ट करना शुरू कर दें या फिर मेजॉरिटी माइनॉरिटी को क्रश करना शुरू कर दें, तब भी जंग लग सकती है। इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें, इफ इकोनॉमिक सिस्टम इज एन इशू, तो फिर कुछ लोग कहेंगे कि लिबरल सिस्टम आना चाहिए, कुछ कहेंगे जी नहीं रेडिकल सिस्टम आना चाहिए, तब भी आपकी जंग लग सकती है। दिस कुड बी अ कॉज ऑफ वॉर। अदर कॉजेस ये होती हैं कि आपकी स्टेट के डायनामिक्स को जिस तरीके से होते हैं कि जो प्रमोट करते हैं वॉर को, स्टेट के अंदर कोई इशू आ गया, सिविल वॉर हो गई, या फिर पावर गेन करने के लिए स्ट्रक्चर, आपको एक पार्टी को एक टाइप का स्ट्रक्चर चाहिए, दूसरी पार्टी को दूसरी टाइप का स्ट्रक्चर चाहिए, तब भी वॉर लग सकती है। फिर डाइवर्जनरी वॉर ये होती है कि स्टेट क्या करती है, किसी भी चीज़ से ध्यान भटकाने के लिए जंग लगा सकती है। कि अगर लोगों का ध्यान जंग पे लग जाएगा तो कोई और चीज़ जो है या कोई और मूव जो है वहां से आवाम भटक जाएगी, एंड वॉर एज ए पर्पज ऑफ डाइवर्जन यूज करती है, जैसे डाइवर्जनरी वॉर भी कहा जाता है।
फिर ये भी हो सकता है कि आपके मुल्क के अंदर नेशनलिज्म प्रमोट करे, वॉर हिस्टेरिया की नहीं जी, हमारे ट्रेडिशन या हमारी नेशनलिज्म वॉर को प्रमोट करती है, हम उससे जस्टिफिकेशन लें एंड वी गो फॉर वॉर। या फिर आपके मुल्क के अंदर इतनी मिलिट्राइजेशन है और मिलिट्री इज माइट, सो वो कहते हैं कि भी जंग लड़ने के बिना पर हमारा काम क्या। सो वो बाय द टाइम और बाय द पैसेज ऑफ टाइम दे फाइट वॉर्स। जिस मिलिट्राइजेशन के ये अगर मिसाल ली जाए, जैसे जर्मनी के अंदर ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर्स मिलिट्राइजेशन हो रही थी, तो दिस वाज वन ऑफ द कॉज ऑफ वॉर। फिर हम ग्लोबल लेवल की बात करें कि ग्लोबल लेवल पे अगर हम फैक्टर्स देखते हैं दैट प्रमोट या कॉज ऑफ वॉर, सबसे पहले आता है इररिडेंटिज्म, जिसे जिसे कहते हैं कि हिस्टोरिकल क्लेम। हिस्टोरिकल क्लेम इस तरीके से हो सकता है कि इफ दिस इज चाइना एंड दिस इज ताइवान। अब अब चाइना कहता है कि मेरा हिस्टोरिकल क्लेम है ताइवान के ऊपर, राइट। अगर इस तरीके से कहें कि ये बीच में सी आ जाता है, तो अब व्हाट चाइना से कि भाई मैं इंटरनेशनल लॉ को फॉलो नहीं करूंगा, मेरा इस सी के ऊपर भी हिस्टोरिकल क्लेम है। सो ड्यू टू दिस हिस्टोरिकल क्लेम, फिर आप इस हिस्टोरिकल क्लेम में क्या करते हैं कि इंटरनेशनल लॉ को भी साइड पे कर देते हैं। सो दिस इज कॉल्ड इररेंडिज्म, राइट। सो दिस इररेंडिज्म इज अ क्लेम बेस्ड ऑन योर हिस्टोरिकल। फिर दूसरा आ जाता है जी सेल्फ डिटर्मिनेशन की बेस पे भी, दिस कुड बी अनदर कॉज, कि अगर हम कहें कि वाई पैलेस्टीन इज फाइटिंग अगेंस्ट इसराइल, तो पैलेस्टीन कहते हैं भी हमारा राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है, राइट। फिर इंटरनेशनल लॉ की हमने कहा कि दुनिया के अंदर कोई ग्लोबल लीडर है ही नहीं, सो तभी स्टेट्स आपस में लड़ती हैं। नाउ कम्स द पावर ट्रांजिशन थ्योरी। पावर ट्रांजिशन थ्योरी ये कहती है कि देयर इज अ ग्रेट पावर, सो अब एक और पावर है, मेजर पावर, के जो अपनी पावर को इंक्रीज कर रहा है। सो एक लेवल ये आएगा कि ये पावर इसके बराबर पहुंच जाएगा और फिर इसकी ग्रेट पावर से उसे हटाना चाहेगा। सो ऐसी सूरत में ग्रेट पावर क्या करेगा, मजबूर होकर इसके ऊपर वॉर वेज कर देगा। सो दिस इज नोन एज पावर ट्रांजिशन थ्योरी। के पावर जब ट्रांजिशन जो पावर का ट्रांजिशन होता है दैट इज नॉट पीसफुल, तो जंग लग सकती है। देन कम द थ्यूसीडाइड ट्रैप। अगेन थ्यूसीडाइड ट्रैप इस पावर ट्रांजिशन थ्योरी से आता है। In simple, we say कि the stronger do what he wants to do and the weak suffer what he must। तो जो stronger होता है that wages war against a weak, right। then comes the long cycle of war and peace। क्या हम लोग देखते हैं कि दुनिया के अंदर एक सर्टन एरा तक पीस होता है, वो जो पीस का साइकिल पूरा होता है फिर जंग लग जाती है। सो दिस इज अनदर कॉज, कॉज कि हम कहते हैं कि भाई दुनिया के अंदर लॉन्ग साइकिल ऑफ वॉर एंड पीसेस चलते रहते हैं। फिर आता है इंटरनेशनल कैपिटलिस्ट क्लास। इंटरनेशनल कैपिटलिस्ट क्लास इज, आगे हम लेक्चर में पढ़ेंगे भी, कि देयर अ क्लास डिवीजन अमंग द सोसाइटीज। सो इस क्लास डिवीजन की बेस के ऊपर भी, स्ट्रेटिफिकेशन की बेस के ऊपर भी जंगें लग सकती हैं। जब ये इस बीच में ट्रांजिशंस होती हैं, तो इवन दोज क्लासेस फाइट अगेंस्ट ईच अदर। आगे इस इंटरनेशनल कैपिटलिस्ट क्लास को हम आगे इकोनॉमी के लेक्चर्स में विल कवर। तो दीज आर फ्यू ऑफ द कॉजेज कि हम कहते हैं कि वेदर इंडिविजुअल लेवल पे या सोसाइटी या स्टेट लेवल पे या फिर ग्लोबल लेवल पे ये कॉजेज होती हैं जंग।